MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा अपने शो महाभारत का। दर्शकों, आज मैं आपको दिन भर की एक एक खबर की हकीकत दिखाऊंगी। पहले 3 तस्वीरें दिखाऊंगी। एल्विश के घर धाए। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन गैंग और ट्रंप की निकली हेकड़ी। दर्शकों, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कौन है जो एल्विश यादव को डरा रहा है? कौन है जो एल्विश के आशियाने को धराशायी करने में तुला है? क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया स्टार बिग बॉस शो से सुर्खियां बटोरने वाले एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, वो भी उस फ्लोर पर जिस पर खुद एल्विश रहते हैं। लेकिन जब फायरिंग हुई तब एल्विश के अलावा परिवार के सभी लोग घर पर मौजूद थे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि हमले की असल वजह क्या है और इसके पीछे चेहरा कौन सा है। दर्शकों, अगली तस्वीर को आप देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नफरती गैंग कहां से आ गया जो फीस वृद्धि के नाम पर मजहबी बयानबाजी करता है, नफरती नारे लगाता है, काले झंडे फहराता है और आजादी की मांग करता है। कौन सी आजादी? वैसे देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन कौन है ये लोग, ये नफरती गैंग जो अभी भी कैद महसूस कर रहा है और जमकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? मैं बताऊंगी आपको। दर्शकों, तीसरी तस्वीर को आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी पुतिन ने कैसे निकाली? मात्र 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद डील मेकर डोनाल्ड ट्रंप को टाटा बाय बाय करके नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को कहकर चले गए पुतिन। और तो और, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की एक भी बात को ना ही नकारा और ना ही स्वीकार किया। अलास्का में आखिर और क्या कुछ हुआ था, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी दर्शकों। लेकिन अब जो मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रही हूं दर्शकों, वो बहुत जरूरी है जानना, उसकी एक एक सच्चाई जाननी जरूरी है, क्योंकि विपक्षी खेमा लगातार इस बात का फायदा उठा रहा है और जब वो एक्सपोज होता है तो उसके पास क्या विकल्प बचते हैं वो मैं आपको बताऊंगी दर्शकों। एक्सपोज तो हो ही गए राहुल गांधी, बल्कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर 7 दिनों का वक्त भी दिया है कि या तो वोट चोरी के सबूत पेश करें, हलफनामा दें, आप बताएं कि सरकार ने कैसे वोट चोरी की है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई बताएं, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने कह दिया कि तीसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, या तो माफी या सबूत। वैसे जब चुनावी मौसम शुरू होता है तब विपक्षी खेमा झूठा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है। आपने लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी देखा था। अब 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसीलिए सरकार के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्षी सांसद कभी बैरिकेड्स फांद देते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि अच्छी तस्वीर क्लिक हो जाए, तो कभी संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर हो हल्ला करते हैं। लेकिन अब SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने झूठी तुरपई के एक एक धागे को खोलकर रख दिया है। कैसे? ये रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। वोट चोरी सच या झूठ? बिहार पहुंचे राहुल देंगे सबूत। बिहार में प्रदर्शन, टारगेट इलेक्शन कमीशन। वोट चोरी इल्जाम, सड़क तक घमासान। राहुल का वोट मार्च, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। न पक्ष न विपक्ष, सब समकक्ष। बिहार में एक बार फिर चुनावी पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। उनके साथ तेजस्वी यादव भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ाने के लिए राहुल गांधी आज सासाराम पहुंचे। राहुल ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, साथ ही बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप भी मढ़ा। उनके साथ मंच पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव,
तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई नेता मौजूद थे। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, बिहारियों को कमजोर मत समझो। तेजस्वी के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ना तय है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराए जा रहे हैं और ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। वोट चोरी के आरोपों पर जनता की राय बटी हुई है। कोई विपक्ष की बातों से सहमत दिख रहा तो कोई इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा मान रहा है। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इसे लेकर कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है कि आ रहे हैं जननायक। इस पर बीजेपी ने बड़ी टिप्पणी की। बीजेपी आईटी प्रमुख सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में अमित मालवीय ने कांग्रेस के एक्स पोस्ट पर लगाए गए तिरंगे को लेकर टिप्पणी की है। अमित मालवीय ने इस पोस्ट में लिखा है कि बिहार में जननायक तो सिर्फ एक ही है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। भेष बदलकर आए राहुल गांधी तिरंगे के खलनायक हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्टर से भारत के झंडे का भगवा रंग हटाकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने की मुहिम है। हिंदुस्तान के खलनायक को बिहार जवाब देगा। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले ये सियासी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वोट चोरी के दावों को लगातार धार दे रहे राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हो गए। ऐसे में सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार में वही राजनीतिक प्रयोग आजमाएंगे जिसका सफल ट्रायल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कर दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, चुनाव आयोग आरजेडी पर तंज कसता है। बीजेपी की स्क्रिप्ट ना पड़े, चुनाव आयोग की आरजेडी ने कहा है निष्पक्ष चुनाव कराए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा आरजेडी ने। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए,
जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आरजेडी कांग्रेस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। इन्हें ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा, ना ही जनता पर। ये बूथ कैप्चरर है, इन्हें संविधान की चिंता नहीं। एक ने देश को बर्बाद किया, दूसरे ने बिहार को। सुनिए। तो खुद चोर हो, दूसरे की बात क्या करें। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर, एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल। एसआईआर से राहुल और आरजेडी को परेशानी, घुसपैठियों को वोट बनाए रखना चाहते हैं। राहुल की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सुनिए। राहुल गांधी इस देश में झूठ बोल के, भ्रम फैला के अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। जदयू को तो एतराज नहीं है, लोजपा को एतराज नहीं है, बस ये कांग्रेस को, राजद को एतराज है, क्योंकि इन लोगों ने लगातार इलीगल घुसपैठियों के वोट बनवा रखे हैं। अब इलीगल घुसपैठिए को वोट कराने के लिए अगर जिद कर रहे हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, तो मैं समझता हूं पूरा बिहार इनका विरोध करेगा। बड़ी खबर, मतदान कर्मियों को अखिलेश यादव की हिदायत, भाजपाइयों के गुनाह में शामिल ना हो। चुनाव कर्मी घपला करने वाले चुनाव कर्मियों पर एफआईआर कराएंगे। वो देश के साथ दगा करने का दोषी घोषित होगा, सजा से अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपाइयों के गुनाहों में शामिल ना हो चुनाव कर्मी, इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। घपला करने वाले चुनाव कर्मियों पर एफआईआर कराएंगे। दर्शकों, हम सभी भारतीयों ने अभी 2 दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फिर कौन है ये गद्दार जो हमारे देश में रहते हैं, यहीं का खाते हैं और फिर नमक का कर्ज चुकाने की बजाय भड़काऊ नारे लगाते हैं। गद्दार गैंग कह रहा है कि हम नोच कर लेंगे आजादी, हम तोड़ कर लेंगे आजादी। दरअसल फीस वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हो रहा था, लेकिन अचानक से इसे मजहबी रंग देने का प्रयास किया गया। नफरती बयानबाजी के साथ साथ काले झंडे फहराए गए। आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है? कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, इनका अंतिम एजेंडा क्या है? इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। मुद्दा फीस बढ़ोतरी का था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इसे मजहबी रंग दे चुके हैं। अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। नारेबाजी की ये तस्वीर एएमयू के कैंपस गेट के पास की, जहां तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है, लेकिन कुछ लोग उसी तिरंगे के नीचे फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हाथों में देश के तिरंगे के साथ काला झंडा, पोस्टर, बैनर और आजादी आजादी के नारे, माइक से नाराए तकबीर और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल मचा है। फीस वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धार्मिक हो चला है।
जिससे एएमयू विवादों में घिर गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान जमकर आजादी के नारे लगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर जैसे मजहबी नारे भी लगते नजर आए। यूनिवर्सिटी के बीच चल रहे प्रदर्शन के बीच छात्र और कुछ बाहरी लड़कों ने जमकर नारेबाजी की। ये नारे धीरे धीरे भड़काऊ हो गए और बात हम नोच कर लेंगे आजादी और हम तोड़ कर लेंगे आजादी तक पहुंच गई। एएमयू से सामने आई तमाम वीडियो के बाद प्रदर्शन अब सवालों के घेरे में है। विवाद तूल पकड़ चुका है और उस विरोध प्रदर्शन को जायज ठहराने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद भी एएमयू पहुंच गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय से यहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे और पता चला है कि कुछ छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। यहाँ छात्रों की फीस वृद्धि हुई। मामला सच में बेहद गंभीर हो चुका है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन नारे पर सपा सांसद खामोश रहे, लेकिन फीस बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर अब सरकार को घेरने में लगे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर ये आगाह किया था कि आतंकी खतरे और बाहरी तत्वों के दखल से माहौल बिगड़ सकता है। चेतावनी में कहा गया था कि लोकल स्लीपर सेल के जरिए यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा सकता है और कुछ संगठन इसमें सक्रिय भी हो सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। लगातार बाहरी लोगों का आना जाना, भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणियां प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नारों और बयानबाजियों के पीछे कौन लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर मैं आपको बताती हूँ। आप जिसको देख रहे हैं ये है एल्विश यादव। सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाई, बल्कि दिनों दिन नए नए अवतार में देखने को मिलते हैं, जिसे उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं। वैसे फिलहाल एल्विश यादव वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। डेली व्लॉग्स में एल्विश अपने दिन भर के कामकाज के बारे में बताते हैं और वो लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। व्लॉगिंग को लेकर एल्विश यादव ने एक अलग अपनी पहचान बनाई और इसी व्लॉग में एल्विश ने अपना नया घर या कहें कि ड्रीम होम भी दिखाया था, जिसमें अब पूरा परिवार साथ रहता है। लेकिन उसी घर पर आज सुबह 5:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग होती है। आखिर कौन है इस हमले के पीछे? कौन है जो एल्विश के सिस्टम से परेशान है? एक रिपोर्ट में दिखाती हूँ। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। 3 बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की। ये वारदात सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच बताई जा रही है, जब बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव का जो नया घर बना हुआ है वहां पर 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल विदेश में है, उनके माता पिता भी वहां पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर जो केयर टेकर है वो मौजूद था और वहां पर 3 बदमाश आते हैं जो 5 से 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार वहां पर तफ्तीश दे रही है और वहां पर ये जांच चल रही है कि आखिर ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, क्यों की गई है। लेकिन मौके पर अगर हम बात करें तो एल्विश यादव अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है। वो एल्विश यादव का नाम पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। अब घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है
पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोलियां चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने में ही हरियाणा में अब तक कई सेलिब्रिटीज पर फायरिंग हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में ही राहुल फाजिलपुरिया की थार पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बचे। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। तो गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल्विश के घर फायरिंग का मामला, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट, एल्विश के घर गोली नीरज ने चलाई है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, एल्विश के घर पर गोली नीरज ने चलाई है। भाऊ गैंग ने, हिमांशु भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या वजह है, क्या रंगदारी इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह? आप देखिए, यही वो पोस्ट है भाऊ गैंग की तरफ से जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो क्या पुरानी रंजिश है या कोई नई साजिश? दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर जैसे ही आई थी, वैसे ही पूरी दुनिया में इंतजार होने लगा था कि अब आगे क्या होगा। डील मेकर से पीस मेकर की भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप को वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। ना ही 1-on-1 इंटरेक्शन हुआ, यानी कि अकेले चाह रहे थे कि मीटिंग हो जाए पुतिन के साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही कुछ निष्कर्ष निकला, मतलब नील बट्टे सन्नाटा। और हाँ, 12 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप को नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को ये और सुनने को मिल गया। कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई? वैसे और भी बहुत कुछ हुआ, वो सब कुछ मैं आपको रिपोर्ट में दिखाती हूं। पहले स्वागत के लिए रूस का सुखोई उड़ा, इसके बाद स्वागत के लिए अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स उड़ा। पहले एयरफोर्स 1 विमान से राष्ट्रपति ट्रंप उतरे, उसके बाद अपने विमान से राष्ट्रपति पुतिन उतरे। पहले ट्रंप ने हाथ बढ़ाया, फिर पुतिन ने हाथ मिलाया। ट्रंप की बीस्ट कार में पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे, उसके बाद ट्रंप। प्रेस ब्रीफिंग करने पहले पुतिन आए और फिर उनके पीछे ट्रंप। अलास्का के बर्फीली वादियों में करीब 3 घंटे तक चली दुनिया की 2 महाशक्तिशाली देशों के नेताओं की मुलाकात, लेकिन बेनतीजा रही। नीलबट्टा सन्नाटा, ना सीजफायर पर बात बनी, ना टैरिफ विवाद को लेकर कोई समझौता हुआ, न यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति बनी, न रूस के यूक्रेन की जमीन छोड़ने पर बनी कोई राय। फिर आखिर क्या हुआ? इतने तामझाम के साथ 10 सालों के इंतजार के बाद अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का में ट्रंप पुतिन के मुलाकात पर टिकी थी। उम्मीद थी 3 साल से जारी जंग का कोई हल निकलेगा, जलते यूक्रेन की जमीन पर कोई फैसला होगा। लेकिन हुआ क्या? बस ट्रंप पुतिन के बीच करीब 3 घंटे की बात। सिर्फ भविष्य में ट्रंप की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की संभावना और ट्रंप का दुनिया को आश्वासन के अलावा कुछ भी तो नहीं। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने प्रेस को सिर्फ संबोधित किया, पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन के साथ मीटिंग से पहले यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में मैं समझ जाऊंगा कि बात किस दिशा में हो रही है। लेकिन 3 घंटे की मुलाकात में पुतिन ने डील मेकर
पीस मेकर ट्रंप की बाजी ही पलट दी। पुतिन लंबे युद्ध के योद्धा है। पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश नाटो की गोदी में जाकर बैठ जाएं, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि यूरोप रूस को यूक्रेन में बैठकर चैलेंज करे, लेकिन पुतिन कूटनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी ताकत की घमंड पर इतराते ट्रंप को देखिए, पुतिन ने कैसा जवाब दिया, तारीफ भी की और सहमति भी नहीं। असल में ट्रंप के इरादों पर पुतिन ने बहुत कायदे से पानी फेर दिया। शुरुआती योजना ट्रंप पुतिन के बीच अकेले में मुलाकात की थी, यानी 1 वर्सेस 1, लेकिन अंतिम समय में बदलाव हुआ और बातचीत 3-on-3 फॉर्मेट में हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ 2-2 सलाहकार। मतलब अलास्का में वही हुआ जो पुतिन ने चाहा। ट्रंप पुतिन के साथ सिर्फ औपचारिकता निभाते नजर आए, वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनते। कहा कि वो यूरोप को फोन करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अलास्का में उनके साथ शक्तिशाली पुतिन थे, शेर के सामने सवा शेर। कुल मिलाकर अलास्का की ऐतिहासिक मीटिंग का नतीजा बेनतीजा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मजेदार पल आया जब ट्रंप ने पुतिन से कहा, And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. जिसके जवाब में पुतिन ने अंग्रेजी में कहा, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौरा मॉस्को में होगा। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये दिलचस्प है। मीटिंग दिलचस्प मोड़ पर खत्म नहीं हुई, लेकिन अब आगे क्या दिलचस्प होगा, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर खुद को अवार्ड दे रहा है। मुल्ला मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर बिरयानी खा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर कर रहा है और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, जवाब में मुनीर बड़ी ही चालाकी से कहता है, मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं, सेना के खिलाफ साजिश। मुनीर की इन बातों से ही समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाएगा। कुल मिलाकर इन सब के बीच शहबाज और नवाज मारे जाएंगे। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। जियाउल हक सरकार को उखाड़ फेंका। परवेज मुशर्रफ सरकार को खत्म कर दिया। ये पाकिस्तानी सेना के 3 जनरल्स थे जिन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। नाम है मुल्ला मुनीर का। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भी भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर ही मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। आसिम मुनीर ट्रंप की कठपुतली है। अमेरिका की मदद के बदले पाक सेना उसका एजेंडा चलाती है। अमेरिका के साथ बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा किया है। पीओके बदहाल, लेकिन पाक सेना और सरकार को सिर्फ हथियारों की चिंता है। अब जाहिर है मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी आवाम अपनी मक्कार सेना और सरकार का सच जान पाती है,
तभी ये हुक्मरान उन्हें धर्म की चाशनी में डुबोना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी किया। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में धर्म का घूंट पिलाकर प्यासी आवाम को चलता किया। शहबाज का ये धार्मिक सिर्फ मुनीर का ही बनाया हुआ है, जहां कुछ महीने पहले मुल्ला मुनीर लोगों को जिहादी कोर्स करवाते हुए उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations. द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी ही वो विचार था जिसकी बुनियाद पर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे जो शांति से साथ में नहीं रह सकते। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की सोच, रीति रिवाज और कानून सब अलग है, इसी वजह से एक राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की ये वैचारिक गंध जो आज की नहीं है, पाकिस्तान के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी हुई है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास जितनी भी छुटपुट मिसाइलें हैं, इन सभी का नाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगान लुटेरा, भारत पर कई बार हमला। मोहम्मद गौरी लुटेरा, भारत पर हमला किया। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर हमला, भारत की संपत्ति लूटी। जहीरुद्दीन बाबर, भारत पर आक्रमण किया, 16वीं सदी में आक्रमण। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ये जिहादी डीएनए दुनिया को पता नहीं है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ही आतंक के हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं। पाकिस्तान आतंक का मैन्युफैक्चरिंग हब है। और यही वजह है कि जब मुल्ला मुनीर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था, तब पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि ये तो सूट बूट में आतंकी मुल्ला मुनीर आ पहुंचा है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट और ओसामा बिन लादेन से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को इतनी भी रियायत नहीं दी जा सकती कि आसिम मुनीर या पाकिस्तानी समाज की विचारधारा बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और ये भले ही आपको ठीक ना लगे, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान अब आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। जैसे ही आसिम मुनीर ने परमाणु खतरे की धमकी दी, उसके 30 मिनट के भीतर ही उन्हें टैंपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाना चाहिए था और अमेरिका से बहामास, क्यूबा या कहीं भी और भेज देना चाहिए था और फिर पाकिस्तानी उन्हें वहां से लेकर चले जाते। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटा कर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को मारने या ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही सत्ता के लिए सड़कों पर मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। मंडी कुल्लू खंड पर पनारसा, टकोली और नागवेन क्षेत्रों में अचानक से बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने मंडी सहित हिमाचल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। सवाल ये है कि मासूम जिंदगियों पर कब तक कुदरत की मार यूं ही पड़ती रहेगी। एक रिपोर्ट में मैं आपको दिखाती हूं। कुदरत का कहर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पर टूटा है। मंडी जिला भारी बारिश और बादल फटने से थर्रा उठा है। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
भारी बारिश और बादल फटने से कई मकान जमींदोज हो गए हैं, सड़कें दरक गई, पुल बह गए और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे के कारण मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर सामने आया है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने मंडी और कुल्लू पर भारी तबाही मचाई है। पनारसा, टकोली और नागवाई क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है। नागवाई में तो हालात और भी खतरनाक हो गए। यहाँ अचानक एक नाले ने अपना रास्ता बदल लिया और देखते ही देखते पानी घरों में घुसने लगा। जहाँ कई मकान इसकी चपेट में आ गए, लोगों का सामान बह गया और कई वाहन भी पानी में बह गए। तस्वीरें डराने वाली हैं। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर निकाला जा रहा है। पहाड़ों पर बरसात का कहर जारी है और खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन और मलबे के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। टकोली के पास सड़क पर मलबा जमा होने से वाहन फंस गए हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से यहां राहत के कामों में बाधा बन रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदी नाले के किनारे ना जाएं और मौसम विभाग के अलर्ट का पालन करें। लगातार बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर भी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मंडी सहित हिमाचल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग और पर्यटक अब प्रशासन से तेजी से राहत और पुनर्वास की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जोड़ घाटी इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घर मलबे की चपेट में आ गए और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नेशनल हाईवे की एक ट्यूब को बंद कर दिया गया है। वहीं इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। इस आपदा की वजह से गांव से संपर्क टूट चुका है और उज नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल का मंडी जिला हो या जम्मू कश्मीर, एक बार फिर प्रकृति की मार झेल रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक पहाड़ों पर कुदरत का कहर यूं ही टूटता रहेगा और कब तक यहाँ की मासूम जिंदगियां तबाही की कीमत चुकाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब दिल्ली वालों के लिए एक खास खबर है, बल्कि खुशखबरी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो कि आने वाले दिनों में लोगों को जाम से तो निजात दिलाएंगे ही, साथ ही औद्योगिक विकास की नई कहानी भी लिखेंगे। मोदी ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, गंदगी के अंबार को हटाएंगे और यमुना जी को एकदम साफ करके दिखाएंगे। दिलवालों की दिल्ली को और क्या क्या मिला और कैसे दिल्ली की रूपरेखा बदली जाएगी, एक रिपोर्ट में बताती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने 2 नेशनल हाईवे की शुरुआत की।
पीएम मोदी ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले खुद एक्सप्रेसवे पर चलकर जायजा लिया। इसके बाद शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो, जहां पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी और पीएम मोदी ने अपने काफिले से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में 11,000 करोड़ की लागत वाली 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये 2 परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 है। इन दोनों ही सड़क परियोजनाओं से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। साथ ही नोएडा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा अब और आसान होने वाली है। इस परियोजना से हवाई अड्डे तक की यात्रा का समय घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। पीएम मोदी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे के इस दिल्ली खंड का 10.1 किलोमीटर तक विकास किया गया है। 5,360 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 में अंडर ब्रिज तक इसे बनाया गया है, जहां दोनों जगहों के बीच की दूरी 5.9 किलोमीटर है। साथ ही ये द्वारका सेक्टर 21 आरयूबी से दिल्ली हरियाणा सीमा को भी कनेक्ट करेगा। इसकी कनेक्टिविटी शहरी विस्तार रोड 2 से भी होगी। वहीं अब शहरी विस्तार सड़क 2 की बात करें तो अलीपुर से ढिचाऊ कला खंड तक इसे बनाया गया है। नए मार्ग से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी, जिससे औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा और लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। ये परियोजना पीएम मोदी के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली एनसीआर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण व्यापार और परिवहन क्षेत्र में तेजी भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखिए दर्शकों, दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली है। जाम से निजात मिलेगी, दिल्ली से हरियाणा का सफर आसान होगा और यही है विकास की डगर। इन्हीं खबरों के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। महाभारत में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और हर एक सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH